हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम। आज का टॉपिक देख के तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक नोट्स लाइक अ प्रो, या सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो टॉपर बनने के लिए क्या करना है तुमको, ये आज मैं बताने वाली हूं। कभी सोचा है कि टॉपर्स ऐसा क्या अलग कर लेते कि वो टॉपर बन जाते हैं और हम वही मीडियोकर रह जाते हैं? क्योंकि सारा का सारा जो क्रिस्प है, वो जो डे वन से जो पढ़ाई नहीं करते वही स्मार्ट स्टडी करते हैं। अब स्मार्ट स्टडी कैसे करोगे मैम? देखो, स्मार्ट स्टडी का पैटर्न ये है, ये जान लो कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब वेटेज जानो सबसे पहले तो। दूसरा, अगर जान लिया कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसी चीज को अलग अलग एंगल से कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये सारा जो इसका जो सीक्रेट रहता है, ये सीक्रेट रेसिपी पता है कहाँ होता है? टॉपर लोगों के नोट्स में। तो बहुत सारे टॉपर लोगों के नोट्स एनालाइज करने के बाद मैं कुछ पॉइंटर्स लेके आई हूं कि इस तरीके से अगर तुमने अपने नोट्स का फॉर्मेशन किया तो तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर हो तो भी तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ तो भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा या नेगेटिव मार्किंग की तरफ तुम नहीं जाओगे। अब बोलोगे मैम हम ऑब्जेक्टिव कहाँ दे रहे हैं? क्यों? बहुत सारे ओलंपियाड्स दे रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है। ठीक, अच्छा, तो ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है हमको क्वालिटी एजुकेशन के साथ फ्री एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो देखो, बात समझो, अब मैं ये क्यों लेके आई हूं। अगर मैं बोर्ड्स के बारे में बात करूं तो 6 महीने के बाद बोर्ड्स हैं। अब बोर्ड्स के पहले तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्टिव बोर्ड होगा, बोर्ड्स के पेपर खत्म ही नहीं होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ जाएंगे। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स है इतना सारा, बोर्ड का कोर्स है थोड़ा बीच में, और प्रैक्टिकल के लिए तो और कम हो गया कोर्स। अब तुम्हारे मन में जेन्युइन डाउट आएगा कि मैम हम सबके लिए क्या अलग अलग नोट्स बनाएं? जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, नहीं, बिल्कुल अलग अलग नोट्स नहीं बनाने। नोट्स हर चैप्टर के एक ही बनेंगे, बस उसमें अलाइनमेंट या उस तरीके से तुम उन नोट्स को बनाओगे कि जब तुम फाइनल नोट्स पढ़ोगे ना, तुमको पता रहेगा कि ये वाला पोर्शन मेरे को 12th बोर्ड में भेजना है या 10th बोर्ड के लिए भेजना है, मतलब सब्जेक्टिव में लिख के आना है, और ये वाले पोर्शन से आने वाले क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक, तो देखो, सबसे पहले बात को समझो कि क्या करना है तुमको। अच्छे से कॉपी लेनी है। अब बोलोगे मैम हमारा आधा कोर्स तो हो गया, आधा बाकी है। जितना बाकी है उस पर वर्क करो, और जब टाइम मिलता जाए तो अपना बैकलॉग क्लियर करते जाना। ठीक है, 6 ही महीने बाकी है। अब जो लोग बोर्ड नहीं दे रहे उनके भी तो एग्जाम 6 महीने के बाद ही है, तो कहानी तो सबके लिए एक जैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो नोट्स है या तो तुम जिसमें कंफर्टेबल हो, या तो ऐसी लाइन वाली कॉपी ले लो, या नॉर्मल तुम A4 साइज का पेज या ब्लैंक पेज भी ले सकते हो। पर सिंस अब ये पैटर्न तुम इंक्लूड करने जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि लाइन वाली कॉपी लो तो ज्यादा बेटर है। जब इस तरीके के नोट्स में प्रो बन जाना तो ले लेना ब्लैंक कलर की ब्लैंक पेज वाली कॉपी। ठीक है, अब सबसे पहले याद रखो, एक पेन से नोट्स मत बनाओ, प्लीज मत बनाओ। बहुत बड़ी गलती करते हो एक ही पेन से नोट्स बनाने की। कम से कम 4 पेन रखो। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 4 पेन रखो, क्योंकि नोट्स तुम एक ही बार बनाने वाले हो, हमेशा के लिए। बार बार टाइम नहीं है अपने पास नोट्स बनाने का। ठीक है, एक ही बार बनाओगे तो हमें क्या करना है, कलरफुल बनाने, कि ताकि जब तुम रिवाइज करो तो वो पिक्चर वाइज तुम्हारे ब्रेन में क्या हो जाए, कैप्चर हो जाए, और जब एग्जाम हॉल में तुम बैठो वो पेपर देने के लिए, तुम्हें वो पिक्चर्स दिखे अपने आंखों में। ठीक है, चलो तो देखो, अब तुम्हारे मन में जेन्युइन डाउट आ रहा होगा, मैम 4 पेन क्यों बोल रहे हो? तो समझो बात को, ब्लू पेन रखा करो। ब्लू पेन रखो तुम अपने, अब ये दिख रहा है कि नहीं, रुको मैं थोड़ा डार्क वाला ब्लू पेन यूज करती हूँ। तो ब्लू पेन रखा करो अपने मेन कंटेंट के लिए। ठीक है, मेन कंटेंट के लिए तुमने अपना ब्लू पेन रख दिया। अब ब्लैक पेन क्यों रखोगे? अब ब्लैक, यहाँ पे मैं ग्रीन से लिख रही हूँ ताकि तुमको विजिबल हो, पर तुम ब्लैक से ही लिखना। ठीक है, तो ब्लैक रखो तुम किस चीज के लिए, सारे हेडिंग्स के लिए। जितनी भी हेडिंग आएगी चैप्टर के अंदर, नोट्स के अंदर, सारी हेडिंग्स तुम किससे लिखो, ब्लैक पेन से। अब बोलोगे मैम हम तो ऑलरेडी ये 2 पेन यूज कर रहे हैं, अब और कौन से 2 पेन आप बता रहे हो? तो बाकी के 2 पेन है, एक है रेड और दूसरा है ग्रीन। ठीक है,
अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, यहाँ मैं ग्रीन जरूर रेड से लिख रही हूँ ताकि तुमको दिख जाए, अगर ग्रीन से लिखने लगी तो नहीं दिखेगा, पर ग्रीन का यूज करो। अब बोलोगे क्यों, समझो बात को। जितने भी साइंटिस्ट के नेम्स हैं वो लिखो तुम लोग रेड से, क्यों? क्योंकि वो दिखने चाहिए एकदम ब्राइटली, उस पे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में भी। उसके बाद जितने भी ईयर्स हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो कि ये वाली डिस्कवरी इस साल में हुई, विटाकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया, तो तुम क्या करोगे, विटाकर का नाम रेड से लिखोगे और ईयर का नाम भी रेड से लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर जब कोई तुम्हें एजुकेटर पढ़ा रहा है और बोल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट IMP वर्ड यूज करो या स्टार मार्क यूज करो, वो भी किससे करो, रेड से करो। अब क्यों बोल रही हूँ, देखो जो पूरा तुम्हारा कंटेंट रहेगा ना नोट्स में, तो उसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर हम लिखते हैं, लिखते हो कि नहीं। अब उसमें से भी कुछ चीजें रहती जो 110% आने वाली होती, तो जो 110% पे स्टार मार्क करोगी, ये इंपॉर्टेंट लिखोगे, वो किससे लिखोगे, रेड से, ठीक। अब बोलोगे मैम ये तो हम फिर भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कर रहे हैं, अब ग्रीन क्यों बोल रहे हो? ग्रीन में है तुम्हारे आधे से ज्यादा क्वेश्चन लिखे हुए। कैसे? जहां भी ग्रीन कलर का आए, अब ग्रीन कलर यूज कहां करना है, सबसे पहले जितने भी एक्सेप्शंस है ना, कि जितने भी एक्सेप्शन है, अब केमिस्ट्री में तो पूरा केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक ही एक्सेप्शन का भरा हुआ है, तो एक्सेप्शन तुम लिखोगे कहां पे, ग्रीन से। इनफैक्ट बायो में भी जितने भी एक्सेप्शन है वो भी कहां से लिखोगे, किससे लिखोगे, ग्रीन से। मतलब एक्सेप्शंस किससे लिखे जाएंगे आज से नोट्स में, ग्रीन कलर से, पेन से। क्यों? क्योंकि बाबा जितना भी एक्सेप्शन होता है वो 110% क्वेश्चन होता है। तो सोचो जब तुम पढ़ोगे, तुम नॉर्मल सारा कंटेंट पढ़ रहे हो और उसमें एकदम ग्रीन कलर का दिख गया, तो तुमको याद रहेगा ये एक्सेप्शन है, नॉर्मल की कहानी से अलग है। दूसरा, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी प्लीज तुम लोग लिखो ग्रीन कलर के पेन में। क्यों? वापस 12th बोर्ड कोई भी सब्जेक्ट का हो, NCERT के एग्जाम्पल्स को उससे अलग से प्यार है। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो NCERT के ही उठते हैं, तो वहां भी एग्जाम्पल्स का अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो तुम ग्रीन कलर के पेन से क्या लिखने वाले हो, एक्सेप्शंस, एग्जाम्पल। अब बोलोगे मैम और क्या लिखे, और बताती हूँ, और लिखोगे तुम A/R। अब बोलोगे मैम ये A/ क्या है, A/R बोलो या फिर बोलो वर्ड बिकॉज। अब जहां भी कोई तुम स्टोरी पढ़ रहे हो, स्टोरी नहीं मतलब कोई कंटेंट पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, और उसका ऐसा आया कि फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि, फिर उसका लॉजिक आया पूरा, तो जो वर्ड क्योंकि है ना या बिकॉज है, या तो वो वर्ड बिकॉज लिखो ग्रीन में, और अगर तुम नोट्स में सजेस्ट करूंगी कि पॉइंटर्स में बनाओ, कहानी मत लिखो, कहानी नहीं याद करनी है अपन को पॉइंटर्स याद करने, फिर वो भले सोशली क्यों ना हो, पॉइंटर्स ही काम के हैं, ठीक। तो वो जो पॉइंटर्स है जो बिकॉज का रीजन बन रहे, बेसिकली हम बोल सकते हैं रीजनिंग क्वेश्चन जहां से उठ रहे हैं, वो तुम लिखो ग्रीन में। क्योंकि वापस, क्योंकि जो बिकॉज या असर्शन रीजन वाला जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा या तो ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया तो असर्शन रीजन के फॉर्म में आएगा, या रीजनिंग के फॉर्म में आएगा, और अगर रिटर्न पेपर हुआ तुम्हारा, सब्जेक्टिव पेपर हुआ, तो रीजनिंग में कि बताओ ऐसा क्यों होता है, उसका लॉजिक पूछेंगे। आया आज कुछ आ रही है कहानी समझ में, तो सबसे पहले क्या करोगे, अपना कंटेंट ब्लू में ही चलने दो जैसे अभी चला रहे हो, जितनी भी हेडिंग्स है, चैप्टर की हेडिंग, टॉपिक की हेडिंग, सब टॉपिक की हेडिंग, उसको ब्लैक में ही चलने दो। उसके बाद उसके अंदर का भी कुछ ना कुछ कंटेंट रहता है, उसको वापस ब्लू में ही लिखो। उसके बाद रेड किसके लिए यूज करोगे, साइंटिस्ट के नेम के लिए, या कोई फॉर्मूला है, अगर तुम फिजिक्स में या मैथ्स में कोई फॉर्मूला याद कर रहे हो, या बायो में भी कभी कभी कुछ जगह फॉर्मूले आ जाते हैं, तो वो फॉर्मूलेस भी रेड में लिखो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम, साइंटिस्ट के नेम, ईयर्स, और जो मैं मतलब जो भी एजुकेटर बता रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क करो या रेड से IMP लिखो, ठीक। उसके बाद अब नया तुम इंक्लूड करने वाले अपने नोट्स में ग्रीन कलर का पेन, जिसमें तुम क्या लिखोगे, एक्सेप्शन, जो क्या है 110% क्वेश्चन। उसके बाद एग्जाम्पल भी क्यों लिख रहे हैं हम ग्रीन में, क्योंकि एग्जाम्पल याद रखने चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती करते हो जब कोई तुम पेपर देते हो बोर्ड लेवल का, क्योंकि बहुत बार मार्किंग स्कीम में, मतलब क्वेश्चन में, जब हम बोर्ड का पेपर देखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट के लिए देख लो, बहुत बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता कि एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को सपोर्ट करो या इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करो एक एग्जाम्पल का यूज करके।
नहीं लिखा होता। पर तुम्हें मैं बता दूं, जब हम लोग जाते हैं पेपर चेक करने के लिए तो वहां पे जो मार्किंग स्कीम रहती है ना, ब्लूप्रिंट, उसमें लिखा होता है कि अगर एग्जाम्पल दिया है तो आधा मार्क दो, 2 एग्जाम्पल दिए मतलब वो वापस क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है, पर एग्जाम्पल का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एग्जाम्पल्स को छोड़ना नहीं है, अलग से पेन से लिखेंगे ताकि याद रहेगा। ठीक, उसके बाद तो इतना हुआ क्लियर। अब मैं दिखा रही हूं तुमको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ के कि नोट्स बनाने कैसे हैं। तो सबसे पहले याद रखो, कहानी नहीं लिखनी, स्टेटमेंट नहीं लिखने, क्या करना है, हमें फ्लो चार्ट के फॉर्म में कोई भी चैप्टर को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक 12th बायोलॉजी का चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसका जरा सा पोर्शन है डीएनए वाला, 2-3 पेजेस मैंने दिखाए हैं। अब तुम जब पढ़ते हो, नॉर्मल में पढ़ रहे हो, एक बार तो रीडिंग लगाते ही होगे, तो अब क्या करते होगे, मार्कर उठाते होगे या पेन उठाते होगे या पेंसिल उठाते होगे और अंडरलाइन करते चलते होगे, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। और जब नोट्स बनाने की बारी आई तो वही लाइन उठा के कॉपी में लिख देते होगे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, कम से कम में मैक्सिमम चीज एक्सप्लेन करनी है। नोट्स ऐसे ही बनने चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, अब यहाँ लिखा है डीएनए, ठीक है, तो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, the length of DNA is usually defined as number of nucleotides present in it. This also is a characteristics of an organism। और फिर उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए। देखो तुम्हें धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आएगा कि नोट्स बनेंगे कैसे। तो अब ये मत करना कि इतना सा पढ़ लिया और बनाना नोट शुरू, थोड़ा पढ़ लो, आगे भी पढ़ लो। तो देखो उसी का कंटिन्यूशन है। अब उन्होंने क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब जो जिससे डीएनए बना हुआ है, अभी लिखा था डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अब उसी का अंदर का कंटेंट है। ठीक है, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा बायोलॉजी, में सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए कि इतना सा पढ़ के नोट्स बनाना प्लीज स्टार्ट मत करो। सबसे पहले एक रीडिंग लगा लो, थोड़ा आइडिया लगा लो कि चैप्टर के अंदर क्या बोल रहा है, कंटेंट क्या बोल रहा है, या फिर लेक्चर सुन लो। ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद मेन कहानी शुरू होती है, वो है तुम्हारे नोट्स बनने की। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पढ़ा, उन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का पूरा इंफॉर्मेशन दिए। उसमें बताया है कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, 3 चीजें होती है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटो शुगर, उसके बाद पेंटो शुगर राइबोज रहेगी आरएनए के केस में, डीऑक्सीराइबोज रहेगी डीएनए के केस में, एंड फॉस्फेट ग्रुप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, 2 नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन्स जिसमें ए और जी आता है, एडेनिन और ग्वानिन, एंड पायरिमिडिन्स आते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। ठीक, अब देखो ये तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगते जा रहा है। अब इसके नोट्स कैसे बनाओगे, हम कहानी नहीं लिखेंगे, हम बनाएंगे फ्लो चार्ट। अब देखो यही मैं तुम्हें एक पूरा नोट्स बना के दिखाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने क्या किया, भाई ब्लैक पेन ले लिया, चैप्टर का नेम डाल दिया, भैया चैप्टर, ये मैं जरूर ग्रीन पेन से लिख रही हूँ क्योंकि ब्लैक पेन से दिखेगा नहीं, इसलिए ग्रीन पेन से लिख रही हूँ, बट तुम ब्लैक से ही चलने देना। तो चैप्टर है तुम्हारा ये 6। अब लिखा तुमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सेम चीज तुम फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे मैम, एक और चीज, जब नोट्स बनाओ ना, अच्छा स्पेस दे दे के बना, कंजूसाई मत करो कि इतना सही पेज में सब आना है। नहीं नहीं नहीं, वो बाद में होता है, जब हम 2 या 3 बार रिविजन कर लेते हैं, फिर माइंड मैपिंग होती है, जो माइंड मैप्स वाले नोट्स रहते हैं कि एक पन्ने में पूरा चैप्टर आ गया, वो बाद में होता है। अभी तुम इनिशियल स्टेज पे हो ना, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, पर 1 फॉर ऑल नोट बन जाएंगे। ठीक, अब सपोज करो तुम्हारा जो मैंने कंटेंट दिखाया क्या था, डीएनए था, तो तुमने यहाँ लिखा क्या, डीएनए। ठीक, अच्छा सा स्पेस दे दे के लिखो, अलग अलग पेन्स का यूज करो। अब ये भी ब्लैक में ही चलेगा क्योंकि हेडिंग है। अब डीएनए क्या है, अब डीएनए है, अभी तुमने पढ़ा पॉलीमर है किसका, एक न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, तो तुम चाहो तो यहाँ लिखो ब्रैकेट में। ठीक है, क्या है ये, एक पॉलीमर है, तो लिखो जरा पॉलीमर। किस चीज का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का। भी इन जनरल न्यूक्लियोटाइड्स चला रही हूँ क्योंकि हमको पता है कि डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है और आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो सपोज करो तुमने यहाँ लिखा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहीं पे तुमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो ला रही नहीं, मेरे को यहाँ पे आरएनए के बारे में भी लिखना है, तो क्या करोगे, वही पेन लो
और यहीं पे या तो ऐसा ब्रैकेट बना लो, ठीक है, पर वापस अच्छे से स्पेस दे दे के लिखो कि इन केस तुम चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो तुम यहाँ लिख सको, ठीक है। तो यहीं पे तुमने लिख लिया कि भैया अगर राइबोस न्यूक्लियोटाइड है, राइबोस अभी मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, सिर्फ राइबोस लिख रही हूँ, ठीक है, RN, ठीक है, राइबोस न्यूक्लियोटाइड है तो वो है तुम्हारा RNA, और अगर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है तो वो है तुम्हारा DNA। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि तुमको इसके बारे में नहीं पता, जब पता होगा ना धीरे धीरे, जब और माइंड मैप्स बनते जाएंगे तो ये सारी चीजें गायब होती जाएंगी, ठीक। अब जो तुमने दूसरा वाला पेज पढ़ा, इसके पहले वाला पेज पढ़ा, उसमें क्या लिखा था, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया गया था कि नहीं। अब हम अलग से पॉइंट नहीं डालेंगे, यहीं से फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे, ये लिया क्योंकि अब हम न्यूक्लियोटाइड बता रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड किन किन चीजों से बना हुआ है। तुम्हारी बुक में वो चीज टेक्स्ट में लिखी हुई थी, हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में बनाएंगे। यहाँ लिखे 3 एरो बना दिया, ठीक। अब 3 एरो में सबसे पहले उन्होंने बोला कि शुगर का बना है, तो लिखो बाबा यहाँ पे शुगर है। वहीं पे लिखा था किस टाइप की शुगर है, पेंटोज शुगर है, तो लिखो यहाँ पे पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली शुगर है, पेंटोज शुगर। उसमें भी कौन सी शुगर है, राइबोस शुगर है, ठीक। अब बोलोगे मैम हमारे यहाँ पे जेन्युइन डाउट आ जाएगा, हमने बायोमोलिक्यूल में भी 11th में पढ़ा हुआ है, सोचो वहां का भी नोट्स तुम यहाँ ऐड कर सकते हो। अगर याद आ रहा है, इन्फॉर्मेशन पक्का है, पढ़ा है तुमने, रिफ्रेशर्स अच्छी बुक्स में से देखा है, वहां पे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो क्या करो, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डालते चलो, ठीक है। दूसरा पेन कलर का उठाया और वहां पे लिख दिया क्या तुम्हारा कि 2 टाइप की शुगर होती है, ठीक है, 2 टाइप की शुगर होती है इन जनरल, नहीं तो होती तो बहुत सारी है। तुमने सैक्राइड्स बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, वहां पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। चाहो तो वही इंफॉर्मेशन 11th वाली बुक के 9 चैप्टर से उठा के यहाँ लिखो, और इनकेस भूल गए हो कोई बात नहीं, भूल गए हो, पर यहीं पे बुक में हेक्सो शुगर के बारे में भी मेंशन किया है, तो लिख दो बाबा शुगर 2 टाइप की है, हेक्सोज भी है और कौन सी है, पेंटोज भी है। पेंटोज मतलब 5 कार्बन, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन का एग्जाम्पल ग्लूकोज। अब देखो एग्जाम्पल आ गए, तो एग्जाम्पल को क्या करोगे जल्दी बताओ, ग्रीन पेन में लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे ग्लूकोज, ठीक है, और यहाँ पेंटोज है तो ये पेंटोज तुम्हारी राइबोस शुगर है, ठीक। अब यहाँ कहानी खत्म नहीं हो रही है, इसका भी कंटिन्यूशन है। मैं पहले थोड़ा वहाँ के पेजेस बना के दिखा देती हूँ कि तुम लोग कैसे लिख रहे हो नोट्स, और फिर उसका एक्सटेंशन होता जाएगा, पर स्पेस छोड़ छोड़ के लिखो, ठीक। अब उसके बाद अब देखो तुमने मैंने क्या किया, एग्जाम्पल्स को किससे लिखा, ग्रीन पेन से लिखा। अच्छा, डीएनए एक और चीज का बना हुआ है, मतलब न्यूक्लियोटाइड एक और चीज का बना हुआ है। क्या लिखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो बना है नाइट्रोजनस बेस से, तो तुमने लिखा नाइट्रोजनस बेस। तुम अगर देख सकते हो ध्यान से तो कोई भी तुम्हें ग्रामर नहीं दिख रहा होगा इन नोट्स में, सिर्फ ये एक ग्रामर दिख गया वो, अब कोई ग्रामर नहीं आएगा। याद रखना है, हमें ग्रामर लैंग्वेज सेंटेंस नहीं बनाने हैं, हमें पॉइंटर्स ढूंढने हैं काम के, ठीक। नाइट्रोजनस बेस वापस क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, वापस एरो बनाते चलो यहीं पे। एक में लिखोगे क्या, प्यूरिन्स, दूसरे में लिखोगे क्या, पायरिमिडिन्स। मैं पीवाई करके लिख रही हूँ अभी क्योंकि मुझे यहाँ भी समझाना है, ठीक है। अब प्यूरिन्स का एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल हो गया, मतलब तुम्हारा पेन चेंज हो जाएगा और क्या लिखोगे, ग्रीन में एडेनिन और ग्वानिन, ठीक, यहाँ फुल फॉर्म लिख लेना। सिमिलरली पायरिमिडिन्स का जो बचा तुम्हारा थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक। अब यहाँ पे आओ, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट पे आ गए, किस चीज का बना है डीएनए, तो डीएनए मतलब न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और आखिरी में फॉस्फेट ग्रुप, तो लिख दो बाबा फॉस्फेट ग्रुप। अब मैं ये चीज क्यों बता रही हूँ, बोलोगे मैम ये भी तो लिखा हुआ है आधे पन्ने में बुक के, यही सारा डिस्कस किया है। सोचो जरा ध्यान से, तुम्हारी बुक का आधा से 1 पन्ना सिर्फ यही लिखा हुआ है, तुम्हारा ये नोट्स कितने में आ गए, आधे पेज में, मतलब पूरा जो बुक का 1 पेज है वो चेंज होके कन्वर्ट हो गया किसमें, आधे पेज में। वापस पेज नहीं बचा रहे अपन क्या कर रहे हैं, याद करने का पैटर्न इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो मैंने बोला था ग्रीन कलर का पेन लेना असर्शन रीजन के लिए। अब बोलोगे मैम यहाँ कहाँ असर्शन रीजन फिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, अब जैसे तुमने पढ़ा फॉस्फेट ग्रुप, तुमको पता है फॉस्फेट के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, होता है कि नहीं नेगेटिव चार्ज, तो मुझे बताओ अगर फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हम बोल सकते हैं कि डीएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है,
बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, असर्शन रीजन का क्वेश्चन हुआ। तो जब पढ़ ही रहे हो तो फॉस्फेट के ऊपर क्या लिखोगे, A/R, मतलब असर्शन रीजन। रीजनिंग का एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, और यही यकीन मानो यही रीजनिंग का क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। जब अभी तुम्हारे जनवरी एंड फरवरी के स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल्स होंगे, वो पूछेंगे कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए में कि बताओ डीएनए को नेगेटिव चार्ज कौन दिलवाता है, या हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए। तो तुम्हारा आंसर कहां से आएगा, फॉस्फेट ग्रुप। कुछ आया समझ में? देखो तुम पढ़ रहे हो, बस साथ साथ में कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है ये भी लिखते जा रहे हो, ठीक है। अब बोलोगे मैम अब और क्या ऐड करें, बहुत कुछ ऐड हो सकता है। अब देखो तुमको ये समझ में आ गया कि अगर ये सीधा सीधा पूछ सकते हैं रीजनिंग में, कॉम्पिटिटिव में यही असर्शन रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहीं पे अब ये मैं थोड़ा ओमिट कर रही हूं और इसी का कंटिन्यूएशन दिखा रही हूं तुमको, ठीक है। तो जैसे इसी का कंटिन्यूएशन हुआ, अभी भी वही फ्लो चार्ट ही चल रहा है अपना, ठीक है। अब यहां पे तुम चाहो तो डायग्रामेटिक, मतलब डायग्राम बेस, डायग्राम बनाने के लिए ये तुमने बनाया क्या, अपनी पेंटोज शुगर, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट बिल्डअप करना है हमको, ये पेंटोज शुगर बना दी और यहाँ पे एरो बना के लिख दिया कि अगर सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन OH ग्रुप है तो क्या हुई, वो राइबो शुगर बन गई। और अगर सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप की जगह सिर्फ H लिखा हुआ है, वो क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोस बन गई। लो हो गया DNA RNA का एक बेसिक डिफरेंस, ठीक। अच्छा, वहीं पे एक लाइन खींच देना, यहाँ पे तुमने एक लाइन खींच दी। अब आए बीच वाले में, जो हम पढ़ रहे थे क्या, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, है ना, मतलब न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस बेस के बारे में। तो 2 डिवीजन बनाए थे, वहीं पे लिख दो अब स्टार बना के। क्यों स्टार बना के लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये किस में आएगा, न्यूमेरिकल्स में फंसेगा, ये इंपॉर्टेंट है, या कहीं ना कहीं तो आएगा ही कि भैया A किसके साथ बाइंड होता है, T के साथ, G किसके साथ बाइंड होता है, C के साथ। लिख दो ये कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहीं पे तुम क्या लिख सकते हो, एक और स्टार बना के, जल्दी बताओ, चागाफ रूल। तो चागाफ रूल साइंटिस्ट का नाम है, रूल है, किससे लिखोगे, वापस रेड पेन से लिखोगे कि जो प्यूरिन और पाइरिमिडिन का रेशो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, मतलब दोनों का रेशो सेम चलना चाहिए। क्यों, अब ये क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इससे क्या आ जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चाहो तो रेड से ग्रीन से मार्क कर दो कि न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम यहां से आएंगे। तो देखो तुम नोट्स भी बना रहे हो, तुम साथ में एरिया भी डिफाइन करते चल रहे हो कि अच्छा इस वाले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल उठेंगे, इस वाले क्वेश्चन से लॉजिकल क्वेश्चन उठेंगे। कुछ कुछ आ रहा है समझ में? तो याद रखना है, नोट्स कैसे बनाओ, अच्छे से दूर दूर बनाओ, बिल्कुल कंजूसाई मत दिखाओ, चारों कलर्स का यूज करो। और यकीन मानो जब ये तुम्हारे पूरे नोट्स ऐसे एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक है, पहले टॉपिक पकड़ के शुरू करो। जब एक पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तुम्हारी बुक में या जो अच्छी बुक्स रहती है, रिफ्रेशर्स बुक, रेफरेंस बुक रहती है, उनमें जो 4-5 पेज में एक टॉपिक आएगा, तुम्हारे 1.5 पेज में वो टॉपिक कवर हो जाएगा। अब क्यों इंपॉर्टेंट है नोट्स, अगर तुम देख सकते हो यहाँ अभी कहीं भी मैं बोल रही हूँ कि क्या यूज नहीं करना है तुमको, ग्रामर यूज नहीं करना है, की वर्ड्स को यूज करना है। एक और चीज, जब ये पूरे नोट्स तुम्हारे बन जाए, अब ये काम का है, ठीक है, जब ये पूरे तुम्हारे नोट्स बन जाए तो तुम क्या करोगे, हर टॉपिक के अंदर कितने पॉइंट्स लिखे वो पॉइंट्स को तुम काउंट करोगे। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ये मैं भी रीजन बता देती हूँ। वापस वही न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तुमने 3 में डिवाइड किया था न्यूक्लियोटाइड को 3 में डिवाइड किया था, सॉरी। तो तुम इसके ब्रैकेट में लिखोगे 3। क्यों 3? अगर क्वेश्चन आया सब्जेक्टिव कि न्यूक्लियोटाइड कितने चीजों का बना है, तो जब तुम रिवाइज करोगे ना, तुम सिर्फ ये वर्ड देखोगे न्यूक्लियोटाइड, अंदर का कुछ नहीं देखने वाले। और यहां देखोगे क्या, 3, खुद ही याद होना शुरू हो जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड 3 का बना है, मतलब पहले हो गया तुम्हारा शुगर, दूसरा हो गया तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा हो गया तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। अब जैसे तुमने यहाँ लिखा है, सपोज करो शुगर, ठीक है, और ऐसे पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे आ रहे 3 पॉइंट्स, अंदर 3 पॉइंट्स पूरा हो जाने के बाद फिर ऊपर लिखोगे 3 पॉइंट। तो तुम जब विजुअली याद करोगे कि न्यूक्लियोटाइड्स खुद 3 का बना है, 3 पॉइंट्स है उसके अंदर, शुगर के अंदर और 3 पॉइंट्स है, तो जब सिर्फ तुम 3 लिखोगे ना, तुम्हें अंदर का कंटेंट नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ याद करना है कि 3 पॉइंट्स थे, एक ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। इसी तरह पूरा चैप्टर रिवाइज करते चलोगे। सिमिलरली जैसे नाइट्रोजनस बेस के बारे में है,
अंदर डिवाइड हुआ था वो 2 में, फिर उसके और चागाफ रूल, मतलब सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके कि जैसे नाइट्रोजनस बेस का पहला पॉइंट हो गया कि 2 में डिवाइड हुआ, प्यूरिन पायरिमिडिन, तो ये एक पॉइंट हुआ। उसके अंदर की बॉन्डिंग का पैटर्न, ये दूसरा पॉइंट हुआ। चागाफ रूल तीसरा, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो इसके अंदर भी 3 पॉइंट थे, सपोज करो अभी के लिए 3 पॉइंट थे। तुमने पूरे पॉइंट्स लिखे, फिर तुमने गिना, अच्छा 4 पॉइंट्स है इसके अंदर, ऊपर लिख दिया 3। क्यों यूजफुल है मैं बता रही हूँ। अब बोलोगे मैम ये तो सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए यूजफुल है। नहीं 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 नहीं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम का है। क्यों? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस नहीं आते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, आता है, मतलब 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक गलत रहता है, 3 सही रहते हैं। तो देखो वो जो 3 लिखे हुए हैं और ये जो 3 लिखे हुए हैं तुम्हें हेल्प करेगा कि जो ऐसा तो नहीं कोई एक लाइन में मिस आउट कर गया हूँ, तो तुमको याद रहेगा 3 पॉइंट्स थे, फिर तुम बस पढ़ोगे कि हाँ ये 4 मेंशन है, ये भी था, इसी में कुछ गड़बड़ दिख रहा है। हुआ क्या क्लियर? तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, क्रिस्प छोटे छोटे करते जाओगे। तो ये तो बनेंगे इस टाइप के नोट्स तुम्हारे पहली बार, ठीक है। पहली बार मतलब जब फर्स्ट रीडिंग लगाओगे, क्वेश्चन अंडरलाइन किया तुमने, मार्कर से अंडरलाइन करो, एक पूरा टॉपिक पढ़ लो, फिर शुरू करो फ्लो चार्ट बनाना। सबसे बढ़िया होता है फ्लो चार्ट। कलर्स का यूज करो, डायग्राम मैक्सिमम बनाओ, क्योंकि डायग्राम बहुत जल्दी विजुअली, हमें कोई भी चीज ना ड्रॉ जब होती है तो बहुत अच्छे से याद रहती है ब्रेन में, तो डायग्राम से वो चीज एक्सप्लेन करो। अब सपोज करो तुम डाइजेस्टिव सिस्टम ले रहे हो, तो बढ़िया तरीका है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को याद करने का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही बनाना शुरू करो, ठीक है। तुमने ये बनाया, जैसे 10th में है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तुमने बनाया। अब मैं बता रही हूँ कि सिर्फ डायग्राम से ही तुम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे पढ़ सकते हो। ये बनाया, फिर यहाँ गया, ये आया स्टमक, ठीक है। अभी मैं बहुत छोटे में बना के दिखा रही हूँ कि देखो इतने से ही तुम इन डिटेल कैसे पढ़ा जा सकता है। ये आया तुम्हारा लिवर, यहाँ पे आया गॉल ब्लैडर, यहाँ आ गया तुम्हारा पैनक्रियास, ठीक है। अभी और नीचे का भी है, बन स्पेस नहीं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे तुमने लेबल किया, सपोज करो बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मेंशन किया। अब बक्कल कैविटी के यहाँ पे काम की क्या चीज है, उसके अंदर कितनी चीजें होती है, 3 चीजें होती है, तुमने लिख दिया 3। अब 3 कौन कौन सी, यहाँ पे एरो बनाओ, टंग होता है, टीथ होती है और सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। कुछ आ रहा है समझ में? अब ये 11th में, अगर 11th में और डिटेल पढ़ना है तुमको, तो टंग उसका एक फंक्शन, अब फंक्शन है, एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं कुछ, तो लिखोगे ग्रीन से। अब टीथ, वापस और सब टाइप शुरू हो जाएंगे, होमोडोंट, हेट्रोडोंट, हमारे हेट्रोडोंट है, थीकोडोंट है, अलग अलग है ना। उसके बाद 4 उसमें हमें मिलता है, इंसिजर्स मिलता है, कैनाइन मिलता है, प्री मोलार, मोलार। तो तुम क्या करोगे, अब जल्दी बताओ, अब सेम पैटर्न अगर फॉलो किया तो टीथ के ब्रैकेट में क्या करोगे, 4 लिखोगे। 4 मतलब 4 तरीके के हैं या 4 पॉइंट्स है उसमें, ठीक है। साथ में अब सिर्फ 4 पॉइंट्स रहेंगे क्या, तुम टीथ के बारे में बताओगे, साथ में डेंटल फॉर्मूला बताओगे, तो 4 + 1 कर दो, मतलब एक डेंटल फॉर्मूला भी याद करना है अपन को। अब सलाइवरी ग्लैंड कितनी है, 3 टाइप की है, तो तुमने ब्रैकेट में 3 लिख दिया। अब यहीं पे तुम चाहो पर इसके लिए बहुत अच्छा बड़ा पेज लेना और अच्छे दूर दूर बनाते चलना। अब यहीं पे तुमको याद आ गया, अरे एंजाइम भी होता है जो कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च को शुगर में, तो क्या करो, ग्रीन पेन उठाओ, क्योंकि अब ये सारा एक कलर में होने जा रहा है, तो ग्रीन कलर का पेन उठाओ और यहाँ लिखो कि स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है किस में, सिंपल शुगर में, मत कौन से एंजाइम की मदद से, एंजाइम लिख दो। अब तुम अगर इस तरीके से फॉलो करोगे, तुम्हारे एनसीईआरटी अगर 11th की बात करूं तो 2-3 पन्नों तक सिर्फ बक्कल कैविटी ही पढ़ा जा सकता है, इतना कुछ है उसमें। तुम्हारा एक डायग्राम में एक कोने में सारा फिनिश हो गया, खत्म, ठीक। सिमिलरली फिर यहाँ पे लेबलिंग करो कि ये कौन सा पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है। अब ईसोफेगस यहाँ लेबल करोगे तो साथ में और 2 पॉइंट्स आएंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। तो मतलब अब वहाँ पे वापस 2 पॉइंट्स आ जाएंगे ब्रैकेट में, कि ईसोफेगस के 2 पॉइंट्स याद रखने अपन को, ठीक है। स्टमक में आओगे तो कितने सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10th में इतना इन डिटेल नहीं है पर 11th में तो है, तो तुम सब पार्ट्स लिख सकते हो, ब्रैकेट में वापस पॉइंट्स डाल के लिख सकते हो। तो बायो में तो ये फायदा है कि तुम डायग्राम से ही आधा चैप्टर खत्म कर सकते हो चाहो तो, ठीक। अब बोलोगे मैम ये तो कहानी पूरी बायो के बारे में थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या करें, तो देखो सबसे पहले थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, बायो का ही। अब जैसे आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये मैंने क्यों लिया, ये तुम्हारा वापस जेनेटिक्स का ही चैप्टर है। अब बोलोगे मैम इसको, इसके नोट्स कैसे बनाए, तो देखो अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड वाला थोड़ा है,
मतलब ये सेम लॉजिक तुम अपने फिजिक्स में भी लगा सकते हो और फिजिकल केमिस्ट्री में भी लगा सकते हो। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा है मतलब बायो का ये न्यूमेरिकल बेस्ड वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो अब इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखा तुमने, मेंडल के क्या है 3 लॉ है, ठीक है, ऐसे किया ऐसे किया। देखो वापस सारी कहानी फ्लो चार्ट में ही हो रही है। लिखा है यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सॉरी, यहाँ पे लिखा तुमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और यहाँ लिखा तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, अब क्या करोगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के साइड में या ब्रैकेट में लिखोगे। अगर इसको एक्सप्लेन करना है तुम किसका एग्जाम्पल लोगे, मोनोहाइब्रिड का एक्सप्लेनेशन लोगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सप्लेनेशन लोगे। यहाँ पे भी मोनो, वहाँ पे डाई। अब ये जिन लोगों ने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा कि जहाँ 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें 9:3:3:1 का रेशियो निकलता है, वो हम समझाएंगे उस लॉ को उससे। अभी क्यों लिख रहे हैं हम, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो ये न्यूमेरिकल में आता है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। तो होता क्या, आधे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि किस लॉ को कौन से क्रॉस को लेके एक्सप्लेन करें। तो तुम जब पढ़ ही रहे हो तो ब्रैकेट में लिखते चलो कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो इस वाले लॉ को इससे एक्सप्लेन करेंगे। अब बोलोगे मैम ऑब्जेक्टिव में तो ये फायदेमंद ही नहीं है। बिल्कुल है फायदेमंद, बताओ कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सेम चीज स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आएंगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब लॉ ऑफ डोमिनेंस इज करेक्ट। अब उसमें एक ऑप्शन दिख जाएगा, इट कैन बी एक्सप्लेन थ्रू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सही है। इट कैन बी एक्सप्लेन थ्रू डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो भी सही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट सपोज करो चूज करना हो तो ऐसे ही चूज कर सकते हो। कुछ आ रही है कहानी समझ में। सेम चीज तुम फिजिक्स में करोगे जहां पे न्यूमेरिकल्स है। तुम क्वेश्चन का पैटर्न पहचानो कि किस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न दे रहे हैं। बस क्वेश्चन का पैटर्न लिखो और उस पैटर्न को पहचानने के बाद देखो हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये स्टेप लगानी, फिर ये स्टेप लगानी, फिर ये स्टेप लगानी। तो वो तुम पैटर्न ढूंढो, पैटर्न ढूंढ के वहां पे लिखो। अब देखो फिजिक्स में मैं बताती हूँ कैसे करना है। पहले बायो का तो समझ में आ गया, चलो अच्छा केमिस्ट्री का भी देख लो, फिर फिजिक्स पे आती हूँ। फिजिक्स और मैथ सेम सेम चलेगा, ठीक है। अच्छा जैसे बायो चल रहा है सेम तुम्हारे लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स भी चलेंगे, मतलब ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स, सेम उसी पैटर्न पे चलेगा। सब में क्या करना है, लैंग्वेज नहीं लिखनी है, कीवर्ड्स को लिखना है, ठीक। अब देखो, अब ये जो चैप्टर है, अब तुम देख सकते हो केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो जल्दी बताओ क्या करोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, ड्रग्स लिखोगे, 3 एरो में डिवाइड कर दोगे, किस किस में, फार्माकोलॉजिकल, ड्रग एक्शन और केमिकल स्ट्रक्चर। फिर अब तुम्हारे चैप्टर के अंदर इसी को इन डिटेल डिस्क्राइब किया है तो उसी को और डिविजन्स करते चलोगे, ठीक। साथ में अब जैसे उन्होंने एंजाइम के बारे में मेंशन किया हुआ है तो फिर क्या करोगे, अलग से वही एंजाइम टॉपिक मेंशन करोगे। अब उसके अंदर तुमने जो जो सब टॉपिक पढ़ रहे हो सिर्फ नाम लिखते चलोगे और उसके मेन कीवर्ड्स। अपन को कहानी नहीं लिखनी, और यकीन मानो एग्जाम में कोई टॉपिक इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इस बड़े टॉपिक के ऊपर बड़े मार्क का आएगा कुछ लिखने के लिए। तो जब तुम पढ़ोगे तुमको याद रहेगा, एंजाइम के अंदर मैंने 5 पॉइंट्स पढ़े थे, मुझे सीक्वेंसली वही 5 पॉइंट्स के बारे में मेंशन करना है। और मेंशन तो करना है, उसके अंदर जो मैंने की टर्म्स लिखे हुए थे उनको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे। हुआ क्लियर? तो चलो अब देखते हैं कि फिजिक्स का कैसे करोगे। थोड़ा फिजिक्स का पैटर्न अलग है, फिजिक्स और मैथ्स का पैटर्न अलग होता है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे जरूर थोड़ा थ्योरेटिकल लिया हुआ है, मैं एक इन जनरल बता देती हूँ कि फिजिक्स और मैथ्स के लिए क्या करना है, ठीक है। ज़्यादा एक्सपर्ट तरीके से तो तुम्हारे फिजिक्स और मैथ्स वाले सर बता सकते हैं, पर एक मैं इन जनरल बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने नोट्स देखे टॉपर्स लोगों के तो उनसे मैंने जो जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन बता रही हूँ। उन्होंने क्या किया फिजिक्स और मैथ्स में, उन्होंने एक फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब इससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उन्होंने फॉर्मूला लिखा, सिंपल सा काम किया, उन्होंने फॉर्मूला लिखा और उन्होंने उस फॉर्मूले पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के पैटर्न को समझा। टॉपर लोगों ने यही किया, क्वेश्चन के पैटर्न को समझा। अब उन्होंने क्या किया, एरो बनाए, सेम वही तरीका, ठीक है। और उन्होंने एक क्वेश्चन, लिटरली क्वेश्चन लिखा एकदम शॉर्टकट में, वापस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखी कि क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, और सपोज एक्स गिवन है, वाई गिवन है, जेड गिवन है, और कुछ अलग नया कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। सेम चीज उन्होंने यहाँ दूसरा पैटर्न, अब इसमें हो सकता है कि वाई दिया होगा, जेड दिया होगा और एक्स पूछ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो जेड पूछ रहे हैं,
यहाँ तीसरा टाइप का क्वेश्चन है जहां पे कुछ वेरिएबल्स है x, y और z, तो इसमें x और z दिया है, y पूछ रहे हैं, ठीक है। अब ये x, y, z मानो कि दो अलग अलग फॉर्मूले के कोई वेरिएबल है, पर उसमें कुछ पैटर्न उन्होंने पहचाना, और पैटर्न को सॉल्व करते समय उन्होंने क्या किया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया जिसमें ये कुछ पूछा जा रहा है, तो हम स्टेप 1 क्या करेंगे। यकीन मानो उन्होंने सिर्फ स्टेप्स लिखी है। स्टेप 1 हम पहले ये सॉल्व करेंगे, मतलब ये कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 ये कैलकुलेट होने के बाद ये कैलकुलेट करें। तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जैसे अगर उन्होंने पूछा, एक एग्जाम्पल बता दूं थर्मोडायनेमिक्स का, कि उन्होंने कुछ पूछा है कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ये वाला लॉ प्रूफ करो। प्रूफिंग तो अब इतनी नहीं आती, पर उससे न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। तो टॉपर्स लोगों ने फॉर्मूला लिखा कि ये एक फॉर्मूला है जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है। अब उस फॉर्मूले से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन का पैटर्न पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जा रहा है तो स्टेप 1 में ये करूंगा, स्टेप 2 में ये करूंगा, स्टेप 3 में ये करूंगा। सेम चीज अगर ये इसी फॉर्मूले को सॉल्व करना है क्वेश्चन सॉल्व करके, और ये पैटर्न पूछा जा रहा है, तो स्टेप 1 में ये करूंगा, स्टेप 2 में ये करूंगा, स्टेप 3 में ये करूंगा। और यकीन मानो काश मुझे पता होता कि इस तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, मैथ्स वाला पोर्शन, तो मैं आज मैथ्स और फिजिक्स ही ले लेती, ठीक है। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ 1-8 साल पहले ही मुझे टॉपर्स लोगों के नोट्स दिखे थे, तो उन्होंने पूरा पैटर्न पहचानना शुरू किया, और वही हम गलती करते हैं। तुमने देखा होगा जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हम थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं और ये सोचते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सोचते हैं कि नहीं? अब सोचो, उन लोगों ने ऑलरेडी अपने माइंड में क्लैरिफाई करके रखा है, ये फॉर्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मुझे स्टेप 1 ये करनी है, स्टेप 2 ये करनी है, स्टेप 3 ये करनी है। मतलब उनको पैटर्न पता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो तुम भी वही करो, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या रहता है, ये टाइम बचाता है, तो तुम वो टाइम अपने कैलकुलेशन में दे दोगे। अब होता क्या है हमारे साथ, इन जनरल मेरे साथ भी होता था, जैसे कोई फिजिक्स का क्वेश्चन देख लिया, मैं पहले ये सोचती थी अरे यार इसको सॉल्व कैसे करना है, फिर आधे तक आए, फिर याद है यार नहीं ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, इसको ना दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखती हूँ। सोचो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, घबराहट अलग हो रही है, जो आता है क्वेश्चन वो भी गलत हो रहा है। कुछ हुआ क्लियर? तो इस तरीके से तुम नोट्स बनाओगे, किसके? फिजिक्स के और मैथ्स के, ठीक है। तो यहाँ तक था तुम्हारा कि अब हमें नोट्स का पैटर्न क्या करना है, थोड़ा चेंज करना है, और चेंज होगा वापस थोड़ा। अगर एंड कर दूं कंक्लूजन कि कैसे नोट्स बनाने, कलर्स यूज करो, डायग्राम मैक्सिमम बनाओ, कोई ग्रामर मत लिखो, कीवर्ड्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, और हर चीज थोड़ा स्पेस छोड़ते चलो। क्योंकि जैसे तुमने 12th के लिए वो चैप्टर पढ़ा, क्योंकि ये डाउट रहता ही है ना कि 12th के लिए चैप्टर पढ़ा तो मैम इतना सा ही कंटेंट था, नीट के लिए या सीयूईटी के लिए पढ़ना शुरू किया तो इतना कंटेंट निकला, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे। हम जब स्पेस छोड़ेंगे तो वो जो कंटेंट हमें नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हम उसी फ्लो चार्ट में ऐड करते चलेंगे बस, पर उसके लिए स्पेस छुटा हुआ होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या था, ये कुछ प्रो टिप्स हैं जिससे तुम अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि तुमको पता रहेगा कि एग्जैक्टली किस चीज के अंदर क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट हुआ तो किस चीज के अंदर क्या लिखना है, और ऑब्जेक्टिव हुआ तो किस चीज को किस एंगल से सोच के सॉल्व करना है, ठीक। तो यहां तक था हमारा आज का सेशन, जिसमें मैंने बताया कि नोट्स कैसे बनाने हैं प्रो की तरह। तो चलो स्टार्ट करो आज से इसी तरीके से नोट्स बनाना, और देखना बहुत बड़ा अंतर दिखेगा तुम्हें मार्क्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।